अच्छा, तो इसमें हमारे पास था कि टैंक पे हमने जो है वो मेन बैलेंस लगाना है। तो टैंक के लिए हम ये बैलेंस लगाते हैं DE/dt इज इक्वल टू H इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने नेग्लिजिबल कह दिया माइनस H आउट M आउट। उसके बाद टैंक की अगर हम बात करें तो टैंक में ना Q है ना ही W है, तो बस इतना सा ही आपका जो है वो बैलेंस बन जाता है। अब इस डायग्राम को हमने देखना है। आपकी जो हीट ट्रांसफर बेसिकली हो रही है वो इस एक्सचेंजर के अंदर हो रही है, टैंक के अंदर नहीं हो रही। टैंक के अंदर क्या है कि स्टीम निकल रही है, एक्सचेंजर में हीट हो रही है और इस तरह अंदर आ रही है। तो अब H इन और H आउट में जो टैंक के इनलेट है और आउटलेट है, इसमें फ़र्क इस एक्सचेंजर से आ रहा है। इसको अगर हम, ये टैंक का इन आ रहा है, फॉर टैंक दिस इज H इन, M इन इसकी जो एनर्जी है और इसकी जो एनर्जी है H आउट M आउट। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टैंक। एक्सचेंजर के लिए इसका आपके पास उलट है, क्योंकि एक्सचेंजर में जो स्ट्रीम इन हो रही है वो टैंक की आउट है और जो एक्सचेंजर से स्ट्रीम आउट हो रही है वो टैंक की इन है। दिस इज एनर्जी बैलेंस फॉर टैंक। बट इसको मैं जरा इधर करता हूं, मैं एनर्जी बैलेंस फॉर हीट एक्सचेंजर लिखता हूं। इसके सबस्क्रिप्ट में मैं एक्सचेंजर लिख देता हूं ताकि टैंक और इसमें फर्क रहे। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर में वर्क तो कोई नहीं हो रहा लेकिन हीट जरूर है। फिर जो आपको बताया गया है कि एज्यूम नेग्लिजिबल होल्ड अप और वो सारा उसका मैंने आपको बताया था, उसका मतलब क्या है कि नेग्लिजिबल होल्ड जो एक्सटर्नल आपका सर्किट है, नेग्लिजिबल होल्ड अप मीन्स दैट और जीरो रेजिडेंस टाइम मीन्स जो आपको प्रॉब्लम में गिवन है दैट देयर विल बी नो एक्यूमुलेशन। ये एक्सटर्नल सर्किट की बात हो रही है जिसका हीट एक्सचेंजर जो है वो पार्ट है। सो फॉर हीट एक्सचेंजर दिस एक्यूमुलेशन टर्म विल बी जीरो। फर्दर आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कि जो टैंक का आउट है वो एक्सचेंजर का इन है, तो एक्सचेंजर के इन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H आउट M आउट। अब मैंने सबस्क्रिप्ट में एक्सचेंजर हटा दिया, सबस्क्रिप्ट में एक्सचेंजर लगा हुआ है मीन्स ये हम एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं, और सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लगा हुआ तो हम टैंक की बात कर रहे हैं। तो जो एक्सचेंजर का इन था वो टैंक का आउट था, तो H इन M इन ऑफ एक्सचेंजर की जगह मैंने H आउट M आउट लिख दिया। उसके बाद जो एक्सचेंजर का आउट था वो टैंक का इन था। इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूं। H इन M इन माइनस H आउट M आउट इज इक्वल टू Q। सो दिस इज इक्वल टू Q। और Q के लिए हमारे पास जी कि आपकी हीट एक्सचेंजर, ये हम इधर से दिस इज इक्वल टू Q। सो Q के लिए आपके पास है न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ ऑफ हीटिंग या न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, Q इज इक्वल टू HA T ऑफ योर हीटिंग मीडियम माइनस जो भी चीज आप गर्म कर रहे हो। तो इधर अब आपके पास Q इज इक्वल टू H, ये एक्सचेंजर की बात हो रही है, याद रखना। ये एक्सचेंजर के अंदर क्या हीट है, HA
हीटिंग मीडियम आपके पास वाटर है, माइनस टी जो टैंक से लिक्विड आ रहा है वो वेरिएबल होगा। सो आपको प्रॉब्लम के अंदर गिवन है कि 40 आपके पास जो है वो है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और हीट ट्रांसफर एरिया 300 स्क्वायर फीट है, वाटर का टेम्परेचर जो है वो 180 है। सो दिस इज 40 इंटू 300 मल्टीप्लाइड बाय 180 माइनस टी, ठीक है। बाकी सो ये अब ये जो वैल्यू है एच इन एम इन माइनस एच आउट है, ये हम उठा के हम पुट कर देंगे एक्सचेंजर के बैलेंस में। सो कमिंग बैक टू एक्सचेंजर बैलेंस, फर्दर आपको याद होगा कि जो आपके पास डीई है इसको हम क्या कर सकते हैं, MDH भी लिख सकते हैं या MDU। अगर तो गैसेस की बात होती फिर हम DH ही लेते, लेकिन चूंकि यहाँ लिक्विड है जो उनसा मर्जी लें डजंट मैटर, क्योंकि उनकी CB और CP बराबर होती हैं। और फर्दर आपको याद होगा कि H की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, CP इंटू T माइनस T रेफरेंस। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल ले लें तो DH इज इक्वल टू CP dt बनता है। तो यहाँ हम CP तो नहीं लिख रहे क्योंकि लिक्विड्स के लिए CP और CV बराबर होती हैं। तो इज इक्वल टू MCDT। तो अब ये वाली DE की जगह ये MCDT और बाकी ये जो थी कमिंग बैक टू एक्सचेंजर बैलेंस ये हम इसमें पुट कर देते हैं। अब C की वैल्यू आपके पास इन्हीं ब्रिटिश यूनिट्स में 1 है और M जो है वो मास ऑफ टैंक कंटेंट्स है, वो कितना है जी 10,000। सो इन दोनों को हम इधर ले जाते हैं, M इधर आके डिवाइड हो जाएगा और C तो वैसे ही 1 है। तो आपके पास 1200 डिवाइडेड बाय 10,000, इसको मैं 12,000 ओके 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000, इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ। So now you have ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बन गई है हमारे पास। प्रॉब्लम इसमें थोड़ी सी सिर्फ देखने वाली थी, समझने वाली बात थी कि आपके पास दो मुख्तलिफ बैलेंस थे, टैंक के अंदर तो एक्यूमुलेशन हो रही थी वरना अनस्टेडी स्टेट तो ज़रा एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन जो आपका एक्सटर्नल सर्किट था उसमें होल्ड अप नहीं था, उसका रेजिडेंस टाइम नेग्लिजिबल था, इसलिए उसकी एक्यूमुलेशन हमने जो है वो ज़ीरो की थी। तो इधर से सारे हमने वैल्यूज पुट करने के बाद एंड पे हमारे पास जो है इतना सा जो है ये रह जाता है। सो इसको हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। नाउ आप इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ आपको की ln वाली फॉर्म आएगी। चलो मैं इसके स्टेप्स -1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इधर माइनस ले जाएं, फिर इसकी वो जो फॉर्म होती है ln और e, चूंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसको चलो मैं कर ही देता हूँ। इधर कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा एंड फाइनली वी हैव सो दिस इज योर इक्वेशन। अब आप इसमें इनिशियल कंडीशन आप पुट कर सकते हैं कि टेम्परेचर एट टाइम 0 इज 60,
So you will get 60 is equal to 180 minus b into 1. So your beta will be 120. So finally you have ये पास आ गया। अब पूछा आपसे क्या हुआ कि टेम्परेचर 120 कब होगा, तो टेम्परेचर 120, तो जो आपके पास टाइम आएगा दैट विल बी 0.578। इसके यूनिट्स क्या होंगे, क्योंकि आपके पास यूनिट्स मैंने सारे के सारे इधर आपके कंसिस्टेंट हैं, यूनिट्स का ज़रूर ख्याल रखना है कि लेंथ, जहाँ भी लेंथ की डायमेंशन फीट में है इधर भी फीट में है, टेम्परेचर की सारी डिग्री एफ में है, मैस की सारी पाउंड में है, एनर्जी सारी की सारी BTU में है, टाइम सारे के सारे आवर्स में, तो यूनिट्स इसमें कंसिस्टेंट है। तो जो टाइम जो है वो 5.578 आवर्स आपके जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये हमारा 22 प्रॉब्लम हो गया। 23 और 24 मैं नहीं करवा रहा, उसमें बैलेंस का कोई इशू नहीं है, उसकी नोमेनक्लेचर जो है वो आपने उसकी बनानी है डायमेंशनलेस फॉर्म में। तो वो अगर मैंने आपको दिया भी तो जस्ट बैलेंस दूंगा, बैलेंस उसका वैसा ही है जैसा आप कह लें, लिखा बड़ा अजीबोगरीब सा हो गया, लेकिन अगर आप उसको समझ के पढ़ें तो वैसा ही है जैसे एग्जाम्पल में था, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। उसमें जो थोड़े से करने वाला काम है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नोमेनक्लेचर वाला काम है। तो फाइनली हमारे पास अब हम 25 प्रॉब्लम करते हैं। ये देख लें 23 बज़ाहिर बहुत आपको बड़ा लग रहा है, फिर इसके आगे ये पूरा नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, बट इसमें ऐसा जितना इशू नहीं है, ये सिर्फ नोमेनक्लेचर की वजह से आपको जो है, या उसमें स्टीम कब ऑन करनी है, स्टेरर कब चलाना है, इस तरह की चीज़ें हैं उसमें। तो अब हम आते हैं 25 की तरफ। 25 बाकी प्रॉब्लम से डिफरेंट इसलिए है कि इसमें आपके पास जो है हीट लॉसेस की हम बात कर रहे हैं कि हीट लॉसेस के साथ क्या होगा, हीट लॉसेस के बगैर क्या होगा। सो इसमें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका डायमीटर दे दिया गया है, आपको हाइट दे दी गई है, इनिशियली जो वाटर का टेम्परेचर है वो बता दिया गया है, वाटर को आपने स्टीम से जो है वो हीट करना है, स्टीम का टेम्परेचर दे दिया गया है। तो जिस तरह हमने पीछे एज्यूम किया था स्टीम एग्जांपल में, स्टीम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इससे पिछले में किया था प्रॉब्लम में वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इधर भी वही अजम्पशन करेंगे। ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको दे दिया गया है। ये टैंक, ये वो कौन सा कि टैंक के अंदर जो आपकी जो साइडों पे स्टीम जैकेट लगी हुई है उसकी बात हम कर रहे हैं। अगेन न्यूटन लॉ ऑफ यूज होगा कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए, जो भी है। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपके पास है ये। तो इसमें ये देखना है कि आपके पास ये पर स्क्वायर फीट, जो आपकी एग्जांपल थी ना उसमें पर स्क्वायर फीट नहीं था, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो पूरी न्यूटन लॉ जो होता है उसमें तो HA आता है, बट उसमें आपको HA की इकट्ठी वैल्यू दी हुई थी। अभी जो हमने पिछली प्रॉब्लम 22 की थी उसमें हमने A की वैल्यू अलहदा और H की वैल्यू अलहदा पुट की थी। तो ये देख लेना है कि H की आपको वैल्यू किस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर स्क्वायर फीट में गिवन है, दैट मीन्स कि इसको आपने अभी एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो अब एरिया यहाँ पे नहीं गिवन, सो ये भी अब आपने थोड़ा सा सोचना है कि जो स्टीम जैकेट है वो सिलेंडर की साइड्स पे दी हुई है, तो द होल द साइड ऑफ द सिलेंडर वो आपका जो है हीट ट्रांसफर एरिया होगा। उसके लिए हम ज़रा सिलेंडर की जो डायमेंशन के फार्मूलाज हैं वो यूज करेंगे। उसके बाद आपने पहले पार्ट करना है निगलेक्ट द हीट लॉसेस फ्रॉम द टॉप, मीन्स कि आप यहाँ पे इनलेट और आउटलेट स्ट्रीम्स नहीं है, पानी है और साइडों पे स्टीम जैकेट है, उसको आपने हीट करना है और दैट्स ऑल। एज्यूम करना है कि टॉप और बॉटम जो है टैंक के वो इंसुलेटेड है, हीट लॉसेस कोई नहीं हो रही। तो उस तरह आपने करना है और देखना है कि कितनी देर में पानी का जो टेम्परेचर है वो 170 हो जाता है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने जो टॉप और बॉटम है उनको इंसुलेटेड नहीं लेना, बल्कि आपने कहना है कि चूंकि टैंक के अंदर गर्म पानी है तो टॉप और बॉटम पे ज़ाहिर है एयर की तरफ कन्वेक्शन से हीट लॉसेस होंगी। और अगेन आप जो हीट लॉसेस के लिए यूज करेंगे इक्वेशन दैट विल बी न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो दो मुख्तलिफ किस्म के न्यूटन लॉ केस 2 में यूज होंगे, एक तो वो जो आपका पानी गर्म हो रहा है यूजिंग योर स्टीम जैकेट, और दूसरा टॉप और बॉटम से
जो सराउंडिंग्स को या एयर को आप हीट लॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जब तो हम हीटिंग कर रहे होंगे, उसके लिए हीटिंग मीडियम स्टीम होगा, और जो चीज़ हीट हो रही होगी वो क्या होगी, आपका पानी। लेकिन जब हम लॉसेस की बात कर रहे होंगे, उस वक्त आपका हीटिंग मीडियम पानी होगा, और जो चीज़ हीट हो रही होगी वो एयर होगी, जिसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 70 डिग्री F। फिर आपको हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट बता दिया गया 10 BTU पर आवर पर स्क्वायर फीट। तो इसको भी आपने एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया आपको गिवन नहीं है, लेकिन टैंक की डायमेंशंस गिवन है। तो चूंकि सिलेंड्रिकल टैंक है, उसके टॉप और बॉटम पे जो भी एरिया होगा, यूजिंग वो इसके ज्योमेट्री के जो फार्मूलाज हैं, उससे हम उसको जो है फिर करेंगे। अच्छा, तो इसको 1725 ये देख लें कि जो भी हमारे एनर्जी बैलेंस वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर मैथ्स और एनर्जी साइमल्टेनियसली करने पड़ जाए तो वो बड़ा मुश्किल काम है। इधर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की चूंकि प्रॉब्लम बन जाती है, वो मे भी हम जो है उसको बाई हैंड या पेपर पे ना कर सके। मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इंतहाई सिंपल प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ये इस लिहाज से डिज़ाइन की गई हैं कि इनको हम क्लास में बोर्ड पे या पेपर पे कर सकें। जो बिल्कुल एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें से भी कई हैं जो रैशनल हैं। ये नहीं हम कह सकते कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो नॉर्मली जो बिल्कुल रियल मॉडलिंग की जाती है, वो आमतौर पे कंप्यूटर्स के थ्रू ही सॉल्व की जाती है। बाई पेपर उसको करना पॉसिबल नहीं होता या बहुत लेंथी होता है। तो अब हम आते हैं 1725 की तरफ। तो इसमें जो हमारी एजम्पशन होगी, अगेन उधर से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं एजम्पशन सारी नहीं लिख रहा, मैंने एक दफ़ा जो है उधर लिख दी हैं, वही एजम्पशन इधर भी लगेंगी। नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कांस्टेंट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कांस्टेंट हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट इधर TW था, इधर चूंकि स्टीम है तो TS लिखते हैं। वेल इंसुलेटेड टैंक वॉल्स, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि जब आप केस 1 कर रहे हैं तो टैंक वॉल्स पे तो जैकेट लगी हुई है, तो उधर आप लिखेंगे टॉप एंड बॉटम इज इंसुलेटेड। और जब आप केस 2 कर रहे होंगे तो उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइडों पे जैकेट लगी हुई है, ऊपर और नीचे जो है वो आप हीट लॉसेज है। तो ये वाली एजम्पशन आप इधर जो है और तरह लिखेंगे। परफेक्ट मिक्सिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर लिखते हैं ताकि पता हो कि पूरे टैंक के यानी कि T आउट इज इक्वल टू T वाला तो नहीं है इधर, बट यहाँ भी 22 में भी यूज़ नहीं हुई, 25 में भी ये यूज़ नहीं होगी T आउट इज इक्वल टू T, लेकिन जो हमने पीछे एग्जांपल की थी उसमें यूज़ हुई थी। तो एग्जांपल भी याद रखें इंक्लूडेड। अगर हम 23 और 24 करते तो उसमें यूज़ होनी थी, बट चूंकि उनका जो एनर्जी बैलेंस है दैट इज सिमिलर टू एग्जांपल, सिर्फ और सिर्फ उसमें नोमेनक्लेचर का फ़र्क है, तो इसलिए नोमेनक्लेचर वाला मैं आपको दूंगा नहीं, ना उसकी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई उसका ताल्लुक है। तो अब इधर परफेक्ट मिक्सिंग लिख दें, क्योंकि ये कम से कम रिप्रेजेंट कर देता है कि पूरा टैंक जो है वो एक ही टेम्परेचर पे है या एक ही कंडीशंस पे है, बट उसका मैथमेटिकल यूज़ कोई नहीं है। मैथमेटिकल यूज़ एग्जांपल में आया था, ये यानी कि T आउट इज इक्वल टू T, या फिर प्रॉब्लम 23 और 24 में आना था। इधर इसका मैथमेटिकल यूज़ नहीं आएगा, लेकिन लिखने से ये आपको होगा, पता होगा कि आपके पास एक पूरा टैंक जो है वो सेम कंडीशंस पे है। तो इधर आप एक सिलेंडर बना लें, this is 5 feet in diameter and 5 feet is height. So साइडों पे आपकी स्टीम जैकेट लगी हुई है। इसमें आपके पास इर्द-गिर्द एयर है,
ठीक है, देखो डायग्राम बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट कि आपको सिलेंडर का आइडिया हो जाए। अच्छा जी, तो इधर इक्वेशन उधर से स्टार्ट करेंगे, वही जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है उसमें। अब मैं वो स्टार्ट से पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा, जस्ट मैं उसको सामने एक थोड़ा कर देता हूँ। यही वाली इक्वेशन है। इनलेट आउटलेट स्ट्रीम है ही नहीं है, जो नो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में हमने वैसे इनलेट आउटलेट स्ट्रीम चूंकि है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की तो फिर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एम इन भी जीरो है, एम आउट भी जीरो है, ये टर्म वैसे ही चली। डब्ल्यू भी कोई नहीं है, वो भी चला गया। पीछे आपके पास दो इक्वेशन सिर्फ रह जाती, दो चीजें रह जाती हैं, डी ई, बस चूंकि हीट इज एंटरिंग द सिस्टम, आपकी हीटिंग हो रही है। इसके साथ केस 1 लिख दें, केस 2 को बाद में करेंगे। केस 1 कौन सा था? जिसमें नो हीट लॉसेस। तो ये आप यानी कि वो सारा अपने ऊपर करना है, मैं ये सारा अपने 1 बाय 1 लिखना होगा। W इज इक्वल टू 0, नो इनलेट एंड आउटलेट स्ट्रीम्स, पहले यही इक्वेशन लिखनी होगी, फिर इस तरह मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ और उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने Q के लिए जो है लिखना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज Q इज इक्वल टू HA TS माइनस T। और इधर आपका क्या लगेगा? सेम जो पिछली प्रॉब्लम में हमने किया था, क्योंकि ये सारा हमने ऑलरेडी सेम स्टेप्स लिखने हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। आपने चूंकि पेपर में क्विज में एक दफा करना होगा, तो आपने ये सारे करने होंगे कि D इज इक्वल टू एम डी एच इज इक्वल टू एम सी डी टी। कम अज कम ये तीन, ये बाकी पे शक ना लिखें, ये लाइनें जरूर लिखिएगा। D इज इक्वल टू एम डी एच इज इक्वल टू एम सी डी टी। तो चलें लिख ही देते हैं, D इज इक्वल टू एम डी एच इज इक्वल टू एम सी डी टी। सो बस ये सारी अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें और वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें ये देखने के मसला यहाँ क्या है कि सीधी सीधी वैल्यूज हम नहीं पुट कर सकते, इसमें आपको सिलेंडर की ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। टैंक के अंदर ये तो आपको पता है वाटर है, बट उसका मैस नहीं गिवन, इसी तरह एरिया आपको नहीं गिवन। तो यहाँ एक ये नया थोड़ा काम आ जाता है कि आपको ज्योमेट्री के थ्रू ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपको ये जरूर पता है कि जो आपका टैंक है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। सो एज यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब आपको ये बता दिया गया कि आपका जो टैंक है वो सिलेंडर शेप का है, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर के लिए, और वाटर की डेंसिटी भी आपको जरा नोन है। सो इधर हम ये लिख देते हैं, मैस की जगह रो पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब एरिया की तरफ आते हैं। आपको क्या कहा गया था कि ये जो सिलेंडर है इसके साइड्स पे जैकेट लगी हुई है। सो जो सिलेंडर की साइड्स हैं नीचे की तरफ नहीं है, सिर्फ साइड्स की तरफ है। तो जो सिलेंडर की साइड्स हैं सिर्फ उधर आपकी जैकेट लगी हुई है, इधर से लेके सिलेंडरों की साइडों पे सारी जैकेट है, टॉप और बॉटम पे कुछ नहीं है। सो जो सिलेंडर के साइड्स का सरफेस एरिया होगा वो आपका जो है इधर हीट ट्रांसफर एरिया बनेगा। तो ये आपने पढ़ा कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी कि लेट से ये आपके पास सिलेंडर है इस तरह, तो ये बड़ा इस तरह होता है जी कि आप जो नॉर्मली इस तरह हम समझाते हैं कि जी ये हमने एक पेपर को, और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ,
तो ये हम इस तरह आमतौर पे समझाते हैं कि जी इस तरह आपने पढ़ा ही होगा खैर वैसे ही, क्योंकि अगर आपके पास सिलेंडर है तो इसको अगर हम क्योंकि ये सारे साइड वाला जो है हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम कहते हैं सिलेंडर को आप खोल दें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। सो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाइट इनटू विड्थ। तो जो इस रेक्टेंगल की हाइट बनती है वो वही है जो सिलेंडर की हाइट होती है। सो दिस इज हाइट, और ये जो रेक्टेंगल की दूसरी साइड बनती है ये सिलेंडर का क्या होता है, ये सर्कमफ्रेंस होता है जो टॉप वाली है। तो ये 2πr है। दिस इज जो ये साइड रेक्टेंगल की 2πr बनती है और ये वाली h होती है। सो आप सिलेंडर का अगर सिर्फ साइड वाला सरफेस एरिया लिखना हो तो वो आप क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ साइड सरफेस एरिया 2πr(h). तो ये जो साइड का आपका सरफेस एरिया होगा ये आपका हीट ट्रांसफर एरिया बनेगा जैकेट के लिए। सो दिस विल 2πr ts माइनस t। ये दोनों साइडों से r आपका जो है वो कैंसिल हो जाता है, पाई आपकी जो है वो कैंसिल हो जाती है, एंड यू आर लेफ्ट विथ रो आर एच, उसके बाद सी डी टी ओवर डी इज इक्वल टू, अच्छा ये एच और ये एच डिफरेंट है, इसको आप यू रिजॉल्व कर सकते हैं कि एच की मिक्सिंग से बचने के लिए इसको यू भी लिख सकते हैं। वैसे तो यू और एच में फर्क होता है, यू इज नॉर्मली ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, लेकिन वरना एच आपसे मिक्सिंग हो जाएगी, ये ना दूसरी जगह जल्दी से आप इसको काट दें। सो बेहतर ये है कि न्यूटन लॉ ऑफ हीटिंग या कूलिंग में आप एच ए की बजाय यू ए, यू भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, यू नॉर्मली ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है और एच जो है वो फिल्म कोफिशिएंट होता है, लेकिन आप अपनी गलती से बचने के लिए इसको कैपिटल यू यूज कर लें, वरना इधर आप एच जो है जल्दी में काट देते दोनों साइडों से। सो नाउ यू हैव पाई भी कट गया था, आर भी कट गया था, you have 2u into ts minus t। इधर h जो है कटना, अच्छा हाँ यहाँ h एरिया में 2πr(h) था, ये भी हमने लिखा। तो ये बहरहाल h और ये दोनों हीट, उसका भी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी h है, ये भी h है, तो मिक्स ना हो इसलिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए आप यू यूज कर लें। एच भी कट जाता है दोनों साइडों से, एच कट गया, एक आपका आर कट गया, पीछे आपके पास यहाँ सिर्फ रह जाता है 2u। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, तो अपने सिस्टम के मुताबिक वैल्यूज पुट करें। रेडियस आपको जी चूँकि 5 फीट है तो जो रेडियस इज 2.5 फीट। ब्रिटिश या अमेरिकन यूनिट्स में सी जो है वाटर का वो 1 होता है, और कंप्लीट इसके यूनिट्स में पिछली प्रॉब्लम में लिखे हुए हैं कि 1 इसमें क्या कहते हैं, चलो यूनिट्स की ज़रूरत खैर नहीं है, यूनिट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, यूनिट्स हमारे कंसिस्टेंट हैं तो उससे कोई मसला नहीं है। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ये याद रखना है, इसमें अब 2 हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट्स हैं। इस वक्त जब हम जैकेट की बात कर रहे हैं उसका 40 है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम 230। तो ये सारी हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेंसिटी जो है आपके पास देख लें कि जो मैस है वो आपका पाउंड में है, और डेंसिटी जो है वो पाउंड पर क्यूबिक फीट में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लेंथ की जो डायमेंशन आप इधर यूज़ कर रहे हैं वो फीट है और जो मैस की कर रहे हैं वो पाउंड है। तो अकॉर्डिंगली आप वाटर की डेंसिटी कन्वर्ट कर लें, या आपको अपने कन्वर्जन टेबल्स में मिल जाएगा, ये लिखा हुआ 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फीट। तो नॉर्मली जो वन वाली होती है ना वो या 1000 वाली वो नहीं यूज़ करनी, क्योंकि 1 होती है किलोग्राम पर लीटर्स, या 1 ग्राम पर मिलीलीटर, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो नहीं यूज़ करनी, यूनिट्स के हिसाब से जो है यूज़ करनी है। उसको कन्वर्ट कर लें
ये कन्वर्ट करने से बेहतर है कन्वर्जन टेबल्स में आपको ये पहले से ही जो है, क्योंकि वाटर बड़ा कॉमन है और आई होप कि काफ़ी लोगों को ये वैसे ही आती होगी, तो वो आपने इधर यूज़ कर लेनी है। तो इन आपके पास इधर dt ओवर t रह जाता है, बाकी सारी चीज़ों को इधर ले जाएं। तो इनको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आती, इसलिए इसको फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि ये 0.51 समथिंग आती है, तो इसको मैं अभी ना डेसिमल में नहीं लिखता, ऐसे लिख देता हूँ 20/39, ये एग्जैक्ट जो है वो बनती है।